अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। ये भी मैं आपको हर बार बताती हूँ और मुझे यकीन है कि आप सब इस बात को पहले से जानते हैं। खैर, हम चलते हैं आगे और हम आपको ये बताते चलें कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी, जी हाँ, इमरान खान और बुशरा बीबी की खबर आज जो आई है, एक तो ये कि इनको जी कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि उनको मुलाकात करवाई जाए। जी हाँ, इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात करवाने का हुक्म दिया गया है और कहा ये गया है कि इन दोनों की मुलाकात जो है वो वीकली होनी चाहिए। ये बात भी जो है जी हाँ कही गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हफ्ते में एक दिन इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने का हुक्म। जी हाँ, वीक में एक बार जो है बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों की मुलाकात जो है वो करवाई जाए, इसके लिए जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। साथ साथ इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को जो है वो तोशा खाना केस में जो सजा सुनाई गई थी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में जो सजा सुनाई गई थी उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब ईद के बाद इसके ऊपर कार्रवाई होगी और देखा जाएगा कि जी क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी और ये है जी मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर, इस आदमी का नाम है। आप देख रहे हैं क्या हार फूल इससे पहनाए गए हैं, क्या इसके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है। जी हाँ, इसका पेज भी ट्विटर पे मौजूद है और इस आदमी ने किया ये है कि जी एक बच्चे को रेप करते हुए ये पकड़ा गया और उसके बाद इसको जेल हुई और अब बच्चे के जो फादर थे उनसे भी कहला दिया गया कि जी ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने माफ कर दिया और इस तरह से इस आदमी को जेल से कई ऐसे लोग जिनकी बहुत पावर होती है पाकिस्तान में, जिनका बहुत सुनी जाती है, उन लोगों की मदद से ये आदमी जो है वो जी जेल से बाहर आ चुका है और हार फूल तो ऐसे पहने हैं जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा करते हुए पकड़ा गया था और उसके बाद बाहर आया है। या तो इसने यकीनन किसी जंग में हिस्सा लिया और वो जंग ये जीत भी गया है। बहुत ही एक अजीब सा माहौल है पाकिस्तान में और इस आदमी को जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह के एक नहीं कई लोग हैं जो कि बच्चों का रेप करते हैं और करते पकड़े भी जाते हैं और उसके बाद इन्हें कुछ कहा भी नहीं जाता बल्कि छोड़ दिया जाता है, अदालत भी इनको रिहा कर देती है और उसके बाद ये इसी तरीके से हार फूल पहनकर बाहर ऐसे आते हैं जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो। बहरहाल इस किस्म की न्यूज़ भी यहाँ पे चलती रहती है और ये तो अच्छी बात है कि सोशल मीडिया की वजह से ऐसे लोगों का चेहरा लोगों को देखने को मिल जाता है और लोग ऐसे लोगों से होशियार हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगी। बहरहाल जेल से इसको नहीं छोड़ना चाहिए था। इन लोगों को सज़ा जब तक नहीं मिलेगी तब तक इस किस्म के क्राइम जो हैं वो पाकिस्तान में रोके जाने जाने का इम्कान नहीं है, बल्कि ऐसे क्राइम करके लोग और बेफ़िक्री से घूमा-फिरा करेंगे कि जी हमें तो कोई सज़ा होनी नहीं है, हमें तो अदालत ने छोड़ ही देना है, हमें तो जेल से निकल ही जाना है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को सख्त सज़ाएँ मिलेंगी तभी इस तरह के क्राइम जो मासूम बच्चों के साथ किए जा रहे हैं, उसके ऊपर काबू पाया जा सकेगा या उसको रोका जा सकेगा। अब देखते हैं कि कहाँ तक बहरहाल सोशल मीडिया पे तो लोग बहुत बुरा-भला कह रहे हैं मगर कहाँ तक लोग इस आदमी को सज़ा दे पाते हैं या इस जैसे लोगों को पकड़ा जाएगा या उनको सज़ा होगी, ये तो ख़ैर हम नहीं कह सकते। मगर ये ज़रूर है कि अच्छी बात ये है कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी जगह लोग काफ़ी बात कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और इस बारे में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हार फूल पहनकर ये आदमी बाहर आ रहा है। मतलब एक तरह की क्या बेशर्मी बेगैरती का जो कहना चाहिए कि कोई लिमिट ही नहीं है इन लोगों की और सोशल मीडिया पर लोग बहरहाल बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस आदमी को रिहा कर दिया गया है और अब ये जेल से बाहर है। यकीनन बच्चे जो हैं, जो मदरसों के बच्चे हैं, वो फिर एक बार खतरे में होंगे इसके जैसे लोगों से। मगर साथ हम आपको ये भी बताते चलें, पाकिस्तान ने 10 लाख हाफिज़ुल कुरान बनाकर आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, पाकिस्तान में 10 लाख बच्चे जो हैं या 10 लाख लोग जो हैं, मेरे ख्याल है बच्चे ही ज़्यादातर हैं, उनको उन्होंने जी हाफिज़ुल कुरान बन गए हैं, यानी कुरान हिफ्ज़ कर लिया है और इससे पूरी दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था इससे पहले वो पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। कितना अच्छा होता कि अगर हम आईटी में या किसी और एजुकेशन में, मैथ्स में, साइंस में
اس طرح کی چیزوں میں ہمارے یہاں سے کوئی ریکارڈ توڑتا اور اس طرح کے کوئی بچے ہمیں دکھتے جو کہ ورلڈ ریکارڈ توڑ رہے ہوتے، کسی سائنس میں کچھ ایجاد کر رہے ہوتے، کچھ پڑھائی کر رہے ہوتے، کچھ ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہے ہوتے، کوئی بہت اچھا پائلٹ ہو جاتا، کوئی ڈاکٹر ہو جاتا، کوئی انجینئر ہو جاتا، کوئی بہت بڑے بڑے کام کرتے ہوئے، جیسے انڈیا میں کئی بار ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی کمپنیز میں سی اوز لگ جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی کارنامہ پاکستان سے ہو۔ لیکن جس طرح سے یہ مدرسے سے بچے نکال رہے ہیں حافظ القرآن بنا بنا کے، اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ ہم نے اسی میں پی ایچ ڈی کرنی ہے اور اسی میں ہم نے آگے بڑھ کر جو ہے ورلڈ ریکارڈ توڑنے ہیں۔ کسی اور فیلڈ میں، سائنس میں، میتھس میں، لٹریچر میں یا کسی بھی اور چیز میں پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ توڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ہاں، اگر کوئی کچھ کہہ دے، ان کے خلاف کوئی بات کر دے تو ہاں وہ سر توڑتے ہوئے شاید دکھائی دے، لیکن ریکارڈ توڑتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیں گے۔ پر اس کے اوپر کئی لوگ مجھے کہیں گے کہ جی آپ بہت غلط کہہ رہی ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ریکارڈ توڑا ہے، اور وہ بھی یہ کہ جی قرآن کے حافظ نکالے ہیں، یہ ریکارڈ توڑا ہے۔ لیکن میں یہ بھی چاہوں گی کہ باقی کی ایجوکیشن جو دنیا کی ایجوکیشن ہوتی ہے، جس میں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ سائنس بھی ہے، لٹریچر بھی ہے، میتھس بھی ہے اور کئی دوسرے سبجیکٹ سے، کاش اس میں بھی پاکستان کے اسٹوڈنٹس کوئی ریکارڈ توڑیں، کاش اس میں بھی آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں، نہ کہ صرف یہ قرآن حفظ کر کے اور اس کے بعد ریکارڈ توڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر دوسرے ایجوکیشن جو دنیاوی تعلیم جو ہوتی ہے، جس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، جس سے میڈیکل سائنس میں ترقی کی جا سکتی ہے اور کئی دوسری چیزوں میں، اس میں پاکستان کب ریکارڈ توڑے گا، اس کا انتظار ہمیں ہے، آپ کو بھی ہوگا یقیناً، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ وقت کب آئے گا۔ پر بڑھتے ہیں آگے۔ یہ پھر وہی خبر ہے کہ عمران خان کو جی ایک ویک کے لیے کہا گیا کہ ہر ویک عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کروائی جائے۔ یہ بھی دیکھیں فیصل واؤڈا صاحب جو کہ آزاد امیدوار یعنی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ہٹا دیا ہے، یا کہہ دیا ہے کہ ان کے مقابلے میں یعنی فیصل واؤڈا جو ہے ان کے سامنے نہیں کھڑا کر رہے۔ اور آصف علی زرداری کے ساتھ تصویر ہے ان کی، یہ دیکھ کر صاف پتہ لگتا ہے کہ دونوں میں یعنی کہ پیپلز پارٹی اور فیصل واؤڈا میں بڑی اچھی چل رہی ہے، اور یقیناً فیصل واؤڈا صاحب ایک بار پھر سینیٹر بن کے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ویسے پاکستان کے الیکشن جس طرح سے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہی ہوتی ہے کہ سب کا پہلے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ بات کریں گے بھارت کی۔ بھارت میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں الیکشنز ہونے والے ہیں، آج تو 1 اپریل ہے، یعنی کہ آج تو لوگ ایک دوسرے کو فول بنانے کی کوشش کریں گے۔ ویسے خیر یہ بہت پرانا فیشن ہے، اب ہو سکتا ہے کچھ کم ہو گیا، اس لیے کہ پاکستان میں تو ہم روز ہی فول بناتے ہیں، تو اس لیے ہمارا تو روز ہی اپریل فول ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ بھارت میں جی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور اس میں کئی نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں، وہ بھی یعنی کینڈیڈیٹس ہیں، اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ پی ایم مودی جو ہیں وہ دوبارہ سے الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد وہ پھر ایک بار پی ایم بن کر آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر جے شنکر کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب نئی گورنمنٹ پاکستان کے لیے کیا سوچتی ہے بھارت کی، اور کس طرح سے آگے لے کر پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کو آگے لے کے کیسے چلا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ابھی فی الحال سب یہی کہہ رہے ہیں، جس کسی سے بات کریں، چاہے وہ ہمارے دوست ہوں، چاہے وہ عام کوئی یوٹیوبرز ہوں یا میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہو، جرنلسٹ ہوں، ان کا یہی کہنا ہے کہ فی الحال تو ایسا مشکل لگ رہا ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشنز کے بعد پاکستان سے بات کرے گی یا ٹرمز بہتر کرے گی۔ مگر ایک سیکشن ایسا بھی ہے جس کو کافی امید ہے کہ بھارت اپنے تمام ہی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو اچھے کرے گا۔ پاکستان کو بڑا شوق ہے کہ جی دوسری کنٹریز سے بھی لوگ آئیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب بھی سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان میں دوسری کنٹریز سے بھی لوگ آئیں گے اور یہاں پر جی یہاں پہ بڑی بڑی اپنی کمپنیز لے کر آئیں گے اور یہاں پر کام ہوگا۔ لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں جو ہے وہ کے ایف سی کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی کسی دوسری کمپنی کے آؤٹ لیٹس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ کیا ایسی پوزیشن میں، ایسی صورتحال میں جو پاکستان میں اس وقت ہے، کیا کسی طرف سے کوئی بھی انویسٹمنٹ لے کر پاکستان آنے کے لیے کیا سوچے گا بھی؟ بلکہ جن لوگوں نے کی ہے ابھی تک تو وہی رو رہے ہیں، تو کیا دوسری کمپنیز جو یہ حال دیکھیں گی کیا وہ پاکستان آنے کو تیار ہوں گی؟ ہمیں تو نہیں لگتا۔
बात करेंगे शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब का कहना ये है कि जी हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने चलानी है, हमारी खामोशी एक दिन रंग लाएगी। यानी कि शेख रशीद साहब तो काफी टाइम से खामोश हैं जी, कोई बात कर ही नहीं रहे, बिल्कुल चुपचाप हैं। तो इसी बात को लेके शायद शेख रशीद साहब का ये कहना है कि जी हुकूमत जिन्होंने चलानी है, यानी उनका इशारा यकीनन एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज और आर्मी की तरफ है कि जिन्होंने चलानी है वो चलानी है उन्होंने गवर्नमेंट, लेकिन हमारी खामोशी एक दिन रंग लाएगी। मतलब शेख रशीद साहब को अभी भी उम्मीद है कि शायद वो दोबारा से पावर में आएंगे, दोबारा से मिनिस्टर बनेंगे और एक बार फिर उनसे कुछ पूछा गछा जाएगा या वो बात करेंगे। लेकिन खैर शेख रशीद साहब को सभी जानते हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट वो दिया करते हैं हमेशा से, और उसी वजह से वो न्यूज में भी रहते हैं और इसीलिए शायद उनकी इंपॉर्टेंस भी इसीलिए है कि बार बार पाव पाव के बम, तो कभी कोई बात और कभी कहते हैं जी मंदिरों में घंटी नहीं बजेगी या घंटा नहीं बजेगा या पता नहीं क्या, इस किस्म की बातें भी शेख रशीद साहब करते रहते हैं। और जब भी कोई गवर्नमेंट में आता है और शेख रशीद साहब भी पावर में आते हैं या समझो उन्हें भी अगर कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो देते हैं वो यकीनन वो भारत के खिलाफ ही देते हैं। लेकिन बहरहाल हम चाहेंगे कि जो इस वक्त नई गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, वो जरूर ये कोशिश करे कि जी आप भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने के बजाय भारत से दोस्ती करने के बारे में सोचें और ये सोचें कि भारत के साथ मिलकर काम कैसे किया जा सकता है, ट्रेड कैसे हो सकती है, और जो शिकायतें भी भारत हो, अफगानिस्तान हो, ईरान या चाइना, जिनको जो भी शिकायतें हमसे हैं वो दोबारा वो शिकायतें रिपीट ना हो और उनके साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो। बात करेंगे एक बार फिर शहबाज शरीफ और जो बाइडेन की। जी हाँ, जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आखिरकार थक हार के या पता नहीं किस तरह से किसी के प्रेशर में आके उन्होंने एक खत जो है वो लिख दिया शहबाज शरीफ साहब को। अब जाहिर है शहबाज शरीफ साहब को भी जवाब तो देना ही था और बहुत खुश है, गवर्नमेंट बड़ी खुश है, क्योंकि उनका ख्याल यही है कि पहले इमरान खान कोशिश करते रहे लेकिन इमरान खान को जो है बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई गई, या यूं समझिए कि अमेरिका ने बिल्कुल भी ना फोन किया और ना खत लिखा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को लेटर भी आ गया है, तो इस बात से शहबाज शरीफ साहब यकीनन बहुत खुश हैं। अब उन्होंने जी उस लेटर का जवाब भी दे दिया है और उनका कहना यही है कि जी जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर रहेंगे, दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी, अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगी। और कई जगह पर शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि वो कुछ प्रोजेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं, कुछ डील्स की भी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका और साथ पाकिस्तान यकीनन बहुत अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। अब अच्छे ताल्लुकात तो हमारे साथ तभी रह सकते हैं अमेरिका के, अगर अमेरिका हमें फंड देता रहे। और जाहिर है कि अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को इस्तेमाल करता आया है, ये बात भी सभी जानते हैं, चाहे वो चाइना के खिलाफ हो चाहे वो भारत के खिलाफ हो। कई बार बिला किसी बात के बिला वजह जो है वो पाकिस्तान उठकर जो है वो भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे देता है। तब भी यहाँ पर यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जाकर यकीनन इसमें अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका जो है वो चाहता है कि वो सुपर पावर बना रहे और उसी चीज को लेकर वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन खैर भारत को भी हम देख रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी जिस तरह तरीके से ग्रो कर रही है, तो यकीनन ये बात भी अमेरिका के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी लेटर या समझिए कि रिप्लाई जो है जो बाइडेन जी के लेटर का दे दिया गया है, और उसके बाद यकीनन पाकिस्तान में कुछ थोड़ा बहुत इत्मीनान है। बार बार कहा जा रहा है कि जी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होने जा रही है, लेकिन ये भी बताते चले आपको कि 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल प्राइस में। जी हाँ, एक तरफ ईद आ रही है और दूसरी तरफ फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ा दी गई है, 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। मगर गवर्नमेंट के जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं उनका कहना यह है कि मजीद खुशखबरियां लेकर आएंगे। अब इसके बाद कौन सी खुशखबरी आने वाली है ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब हर चीज एक बार फिर महंगी हो जाएगी। पहले ही बहुत चीजें महंगी है, लेकिन मजीद महंगाई बढ़ जाएगी पाकिस्तान में और उसको रोका नहीं जा सकेगा। आम पब्लिक जो है वो यकीनन बहुत परेशान है कि फ्यूल प्राइस एक बार फिर गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है और उसके बाद किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। केएफसी जलाया जा रहा है और इसी तरह की बातें की जा रही है, कभी कह रहे हैं जी हम गजा के लिए खड़े हो रहे हैं, कभी हम कश्मीर के लिए खड़े हो रहे हैं, और न जाने हम दुनिया में किस किस के लिए हम जाना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कोई हमें खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो शदीद परेशान है। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं, ये यानी जिन्हें हम लीडर कहते हैं, वैसे तो लीडर पाकिस्तान में शायद ही कोई है, लेकिन ये कि हम लीडर कहते हैं, वो हर तरह से
दूसरे लोगों के लिए यानी दूसरी कंट्रीज के लिए तो उनके दिल में बड़ा दर्द हो रहा है। कभी फलस्तीन की बात करते हैं, तो कभी कश्मीर की बात करते हैं, तो कहाँ-कहाँ की, कभी गज़ा के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं, कभी अफ़गानिस्तान का दर्द होता है और उसके बाद अफ़गानिस्तान पहुँच के गवर्नमेंट गिराने और बनाने का दावा भी करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के सिटीज़न्स हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। एक बार फिर यकीनन आईएमएफ के दबाव में आकर इन्होंने फ्यूल प्राइस फिर बढ़ा दी है और लोग जो हैं वो अब लोगों की चीखें, वो जो इमरान खान कहा करते थे मैं लोगों की चीखें निकलवा दूंगा, तो मेरे ख्याल है कोई इसी तरह की बात जो है वो पाकिस्तान में चल रही है। और लोग जो है ईद से पहले, ईद की तैयारी करने से भी पहले जो है मेरे ख्याल है लोग अब कोई तैयारी कर नहीं पाएंगे। जिस तरह से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है उसको देखते हुए लगता ऐसा ही है। बात करेंगे एक बार फिर शेख रशीद साहब की। और शेख रशीद साहब, जैसे कि आप जानते ही हैं कि शेख साहब ने कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करनी होती है जिससे कि वो न्यूज में रहे। एक बार फिर उनका यही कहना है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नून में से शीन निकल जाएगा। यानी एक बार फिर वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की तरफ टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये दोनों अलग होंगे। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट बन चुकी है और शेख रशीद साहब हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ मजीद खबरों के साथ। थैंक यू।